नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की और मोदी सरकार की घेराबंदी वाली उनकी मुहिम की। ममता बनर्जी ने दिल्ली में सोनिया गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। वो 30 जुलाई तक अलग अलग मोर्चे पर नजर भी आएंगी। तो मेल मुलाकातों की लंबी चौड़ी ये लिस्ट बता रही है कि बंगाल में खेला जीतने के बाद दीदी ने अब अपने कदम दिल्ली की ओर बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में दीदी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, ये तमाम जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के साथ उन्होंने बैठकें भी की हैं। अब ममता की इन मुलाकातों के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि ममता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का बड़ा चेहरा बनना चाहती हैं। ममता बनर्जी के सियासी हमले और एक्शन भी ये बता रहे हैं कि वे 2024 की लड़ाई को बंगाल स्टाइल में लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में हुंकार भरी। कथित जासूसी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया और इसके साथ ही ममता सरकार ने पेगासस जासूसी मामले पर न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। तो पेगासस जासूसी कांड पर फैसला लेने वाला पश्चिम बंगाल ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है जहां आयोग की टाइमिंग भी दिलचस्प है। दिल्ली आने से पहले ममता का यह फैसला लेना बता रहा है कि वो इस मुद्दे को मोदी विरोध का एक बड़ा हथियार बनाने जा रही हैं। तो ममता बनर्जी का इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को बंगाल मॉडल से टक्कर देने का है। वो विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है और इसमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉक ओवर का प्रस्ताव भी दे सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक ममता का मिशन दिल्ली 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया, पवार, ममता ये देश भर में भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे और इसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से। मकसद है कि 2022 में 7 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मात दी जाए। ममता ये भी साफ करने आई हैं कि उनका इरादा प्रधानमंत्री की कुर्सी का नहीं है। इस अभियान में कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में होगी। पिछले कुछ दिनों में ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी और राहुल से भी मुलाकात की है और इसी मॉडल को लेकर के चर्चा की थी। दरअसल देश भर में 375 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा मुकाबले में है और इनमें 200 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर है। तो इन सीटों पर विपक्ष कांग्रेस को समर्थन दे तो वहीं कांग्रेस ऐसे राज्यों में दखल न दे जहां दूसरे दल भाजपा को सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह का प्लान ममता बनर्जी अब बनाने में जुट गई हैं। अब क्या इस प्लान का नतीजा होगा और किस तरह से ये प्लान रूपरेखा ले पाएगा, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे गौरव मिश्रा जी बीजेपी से, अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से, फरीद खान साहब वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वदेश न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव मिश्रा जी से है। गौरव जी, बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा कैडर तैयार करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे ममता के दिल्ली मिशन को? गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है गौरव जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनसे संपर्क करेंगे। मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द गौरव जी को जोड़ें और इस चर्चा को जिससे कि हम और अच्छी तरह से आगे से बढ़ा पाएं। अश्विनी जी, कांग्रेस का बड़ा सपोर्ट चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या ममता बनर्जी जो प्लान लेकर दिल्ली आई हैं उस प्लान पर सभी दल सहमति दे पाएंगे या फिर खुद कांग्रेस ही इस पर सहमति बना पाएगी? देखिए, सबसे पहले जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या पे आतुर हो चुकी है और जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को अनसुना कर रही है, मैं आपसे ये कहूंगा कि लगभग जो है वो 140 करोड़ की जो है जनता है देश के अंदर और सिर्फ 22 करोड़ ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुना था और 1 करोड़ और 18 लाख जो जनता है वो
विपक्ष जो है वो सामने है और भारतीय जनता पार्टी की उस नीति को जानना चाहती है जिसके तहत वो जासूसी करवा रही है उन उपकरणों का उपयोग करते हुए। सर, जासूसी की बात तो तब होगी, ये मुद्दे आप संसद में उठाइए, आप उठा भी रहे हैं बकायदा और जगह उठाइए। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से रणनीति बनाने की तैयारी ममता बनर्जी की चल रही है, ममता बनर्जी जो मिशन लेकर दिल्ली आई हैं और वो साफ तौर पर उसमें जिस तरह से आपने अभी भी सुना होगा, मैंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस को आगे लेने की बात चल रही है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको और दल स्वीकार कर पाएंगे या फिर आप खुद इन सबको स्वीकार कर पाएंगे या नहीं? देखिए, स्वीकारिता जो है वो उस हद तक होती है कि जो मुद्दाओं पे सहमति दिखाता हो, और मुद्दा ये होना चाहिए कि जो सरकार, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सरकार जो है वो किसी विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है, तो उसी के तहत जो लोग सहमत हैं कि हाँ कांग्रेस को आगे रहना चाहिए और सब लोग मिलकर जो है वो 2024 के अंदर जो रोकने का प्रयास है उसमें समर्थन करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना चाहता है। चलिए, अच्छी बात है। राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं ममता के इस मिशन को? और ऐसा नहीं है कि बीएसपी इससे अछूती रहेगी, सभी दलों की बात चल रही है, जो विपक्ष में जितने भी दल हैं सभी को आपस में लेकर की बात चल रही है। आप किस तरह से लेकर आगे चल पाएंगे? आपकी किस तरह की सहमति हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी बड़ा कैडर है, बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा कैडर है, छोटे छोटे दल हैं उनका भी अपना अपना एक कैडर है। तो उत्तर प्रदेश से जब शुरुआत होने की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का सामंजस्य बन पाएगा? क्या फिर अब ऐसे करके सीटें बांट पाएंगे कि सबके खाते में एक एक दो दो चार चार पांच पांच सीटें आए? किस तरह का इस चीज से स्वीकारता, इस चीज को कर सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां हो सकती हैं? इसके दो पहलू है। ममता बनर्जी जी दिल्ली आई हुई हैं, औपचारिक भेंट करी है, माहौल गर्म है लोकसभा का। इस समय आप देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। इसमें देखिए, एक तो आप जैसा कि बात कर रहे थे कि हर राज्य में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर राज्य में दो दो तीन तीन जो है राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और उनके विचारधारा एक दूसरे से कहीं न कहीं भिन्न है और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर ममता जी ऐसा कुछ करने जा रही हैं या कर सकती हैं या कर लेंगी, ये बहुत अच्छी बात होगी आने वाले समय में। मुझे लगता है दिनेश जी की अभी जो ममता जी का एक ट्रैक देखे 2024 अभी दूर है, अभी तो एक साल पहले चुनाव ही हुए थे, 2019-20 में चुनाव हुए हैं और 2024 अभी दूर है। योजनाएं बन रही है, ये कितनी धरातल पे आएंगी ये तो ममता जी जानती हैं, और जो हर राज्यों में अपने अपने दल को बचाते हुए किस तरह से गठबंधन दल करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज, एक पहलू ये भी है कि कांग्रेस कभी भी कोई क्षेत्रीय दल किसी तरह की बात करता है कि नहीं, इस दमनकारी किसान विरोधी इस तरह की सरकारों को अगर उखाड़ फेंकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले कांग्रेस आके एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है कि नहीं नहीं, हमारे बगैर जो है ये कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बाधा ये उत्पन्न होगी आने वाले समय में, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे जहां तक लग रहा है दिनेश जी, एक बड़ी चीज आपको दिख रही है कि रिसेंटली में 2022 के अंदर एक बड़ा चुनाव भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का होने वाला है और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकदम बराबरी की स्थिति में है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को विपक्ष किसी तरह से जीतता है तो आने वाले समय में आप मान के चलिए कि वोटों का जो प्रतिशत होगा वो लगभग बराबर 50-50% होगा। और ऐसी स्थिति में अगर 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देकर विपक्ष अगर एक सहमत बना लेता है और विपक्ष का राष्ट्रपति बन जाता है, जैसा कि दिख रहा है, दिख इसलिए रहा दिनेश जी आपको बतावें कि आप एक एक राज्यों का वोट लीजिए। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधान सभाएं हैं उनके वोट होते हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश का मतदान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई समीकरण बनता है 2022 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पे आप पूरे राज्य ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आप कर्नाटका, केरल,
और जो अभी 3 राज्य रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जिसमें एक राज्य उसने बैकडोर से छीना, इन राज्यों में स्थिति क्या है कि लगभग यहाँ तक कि गुजरात की भी बात कर लें तो लगभग विधायकों की जो संख्या है 10-20 विधायक ऊपर नीचे हैं, तो वोटों का जो प्रतिशत है वो लगभग बराबर है। राज्यसभा में भी उसी तरह का वोट है। तो सबसे पहले विपक्ष की एक भूमिका ऐसी बन रही है जिससे हम लोग असली वास्तविकता में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर विपक्ष जीत जाता है, मैं बता रहा हूं, अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा दूसरा है, मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की सीट कैसे मिलेगी? उत्तर प्रदेश तो जरूरी है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की विदाई हो जाती है और उत्तर प्रदेश में ज्यादा विधायक अगर विपक्ष के आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर विपक्ष राष्ट्रपति अपना बना लेता है, जैसा कि हर राज्यों में वोटों का समीकरण हम लोग देख रहे हैं, अगर बना लेता है तो 2024 की लड़ाई और विपक्ष के लिए आसान हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई और कठिन हो जाएगी। चलिए, ये चीजें मुझे जहां तक जो है अपनी सोच के अनुसार बता रहा हूं कि ये चीजें अभी रिसेंटली दिख रहा है और सारे दल इस पे लगे हुए हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज और होता है, एक प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका मिलता है और इससे किसी भी दल को, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या अन्य छोटे दल हैं, उनकी भी चर्चा कर लें, लोक दल हुआ या अन्य छोटे दल हैं, उनकी भी चर्चा करें। अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इनको अपनी जो राजनीतिक कैरियर है उस पर कहीं कोई दाव नहीं लगने जा रहा है और निश्चित तौर पे एक समीकरण पूरे भारत में दे लेंगे कि हम जीत लेंगे। दूसरी चीज, आपको मालूम होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की चरम सीमा पे विधायक और सांसद और जो भी थे वो एकदम अंतिम सीमा थी। आप लोग तो यहाँ तक चर्चा करने लगे थे कि भारत की धरती पे भारतीय जनता पार्टी का ही नक्शा दिख रहा है, 28-29% केवल जैसे पानी दिखता है उसी तरह का बचा हुआ है, बाकी सब जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया। लेकिन 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, उनकी संख्या हो, वोटों की संख्या हो, ये घटी है। आप लोग पहले 76-78% वोट जो है पूरे भारत का लगभग उस पर कब्जा दिखा रहे थे, वो आज की डेट में 50-58% रह गया है। इस परिस्थिति में ममता दीदी अगर कोई प्रयास कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए और सब दल अगर एक साथ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि इस सरकार को हटाना आम जनता चाह रही है। बाकी तो आगे आने वाला समय क्या कहता है, ये तो आने वाले समय बिल्कुल। फरीद साहब जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? तैयारी चल रही है, अभी राजीव जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कांग्रेस जो है वो चाहती है कि वो फ्रंट पर ही रहे और कोई उसके आगे ना आए, तो इस तरह की जो दीवारें बनने वाली बात हो रही हैं, इन दीवारों को भी तोड़ना बड़ा एक चुनौती का काम है टीएमसी के पास। देखिए, कोशिश तो सबको करनी चाहिए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी हमारी जो नेत्री है, एक जमीनी स्तर की नेत्री है, वो बल समझती है देश का, क्योंकि जनता पुकार रही है, जनता आवाज दे रही है कि बीजेपी को देश से भगाना है, तो बीजेपी को सेंट्रल की गति से उतारना है। क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली गई है, सबसे मिल रही है, सब लाइक माइंडेड पार्टियों से मिल रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा रुझान निकलेगा। कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, ये बात की बात। देश का एक ही रुझान है, जनता एक ही चीज चाहती है कि किस तरह से बीजेपी को 2024 में गद्दी से उतार कर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये अफसरों की जासूसी कराती है, आर्मी की जासूसी कराती है, रॉ की जासूसी कराती है, जुडिशरी की जासूसी कराती है। इसको देश के और देश की जनता पर किसी का विश्वास नहीं है, इसलिए देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि ये भाजपा सरकार 2024 में नहीं चाहिए। बात अब रही नेतृत्व की, कौन नेतृत्व देगा ये बाद में फैसला होगा, लेकिन आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आने का काम करें। हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी सबसे जाके मिल रही हैं, सबका रुझान ले रही हैं, चलिए सबका जो फैसला आएगा वो देखें। चलिए, गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बड़ी चुनौती बन रही है आपके लिए ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा। देखिए, चुनौतियों से रूबरू होना, उससे खेलना, उससे लड़ना और उससे विजय प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। विशेष रूप से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद विपक्ष ने कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ा
सब एकजुट हो गए, अलग अलग फ्रंट पे सभी नेता एक साथ आ गए, 24-24 हाथ खड़े हुए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का बाल भी बांका नहीं हो सका। हाँ, ये अलग बात है कि अंक गणित ये खेलते रहे और अंक गणित के आधार पर आगामी चुनावों में समीकरण बैठाते रहे, वो इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हर उस फ्रंट पे विपक्ष फेल हुआ है, चाहे वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो, 370-35A की बात हो, या कोई भी बिल पास 3 तलाक की बात हो, सभी फ्रंट पर ये फेल हुए हैं। ना सिर्फ ये फेल हुए हैं, बल्कि इनके भी वोट हमारे बिलों के पक्ष में, सरकार के पक्ष में पड़े हैं। तो एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि जनता जब तक इनके साथ नहीं होगी, और पूरे में बढ़ चुकी है, एक राष्ट्र के पक्ष में और एक राष्ट्र के विरोध में। विपक्ष पूरे देश का इतना अंधा हो चुका है राजनीतिक स्वार्थ में कि वो राष्ट्र के विरोध में जाने से भी कतराता नहीं है। तो ये जनता बड़ी सजग जनता है देश की, वो इस बात को समझ रही है और निश्चित रूप से सभी आने वाले चुनावों में भी वो इसका सबक सिखाएगी विपक्ष को। और ये तो कभी लालू यादव को अपना नेतृत्व देते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल को अपना नेतृत्व देते हैं। आज ममता बनर्जी में थोड़ी संभावनाएं नजर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, तो उनके ऊपर सवार होने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सारे प्रयोग करके ये देख ले, उसमें भी असफलता ही इनके हाथ आएगी, क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से विकास की जो तेज गति इस देश में चल रही है और पूरे विश्व में इतनी बड़ी चुनौती महामारी जो कोविड की आई है, उसमें भी जिस तरह से भारत ऊपर आया है, वो पूरे दुनिया में एक प्रतिमान स्थापित करता है। और पूरे देश की जनता इस कठिन परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब जनता देगी। मेरा ख्याल है, मैं किसी भी प्रकार का समीकरण अगर इसमें स्पष्ट करूं, जोड़ घटाव करने का प्रयास करूं, तो मिथ्या होगा। लेकिन ज्यादा दिन नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी जनता 2022 में सबक सिखाएगी और 2024 में भी सबक सिखाएगी। और जो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति चुनाव की ये बात कर रहे थे अभी, उसमें भी इनको अंक गणित समझ में आ जाएगा, उसमें भी मिथ्या में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अश्विनी जी, एक बात जानना चाहूंगा कि बात एकता की चल रही है, लेकिन बात लोगों पर भी निर्भर करती है, जनता पर निर्भर करती है। जनता की मानसिकता किस तरह से बदली जाएगी? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी केरल में जाकर टीएमसी का विरोध करते हैं, वहां चुनाव जीतते हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जाकर टीएमसी के साथ हो जाते हैं। तो लोगों की विश्वसनीयता कैसे बनेगी कि आप किसका समर्थन करेंगे, किसका नहीं करेंगे? आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से गिरा है 2019 के बाद, किसी भी राज्य में, एक आधे राज्य में छोड़कर इन्होंने सरकार नहीं बनाई है। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद का नारा देके ये जासूसी करवा रहे हैं देश के, जिसको हम ये कहेंगे कि सर यही तो विडंबना है। मैं आपसे सवाल कुछ करता हूं, आप जवाब कुछ और देने लगते हैं। कांग्रेस की यही स्थिति हो गई है। कांग्रेस ने अपने अंदर नहीं झांका, अभी भी रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। नहीं, रस्सी बल वाली बात नहीं है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन से राज्य में, पिछले 5 राज्यों में कितने में जीत के आए हैं? आज निश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सर जीत के नहीं आए हैं, लेकिन सरकार बना लेते हैं, वो सरकार बना लेते हैं, हारने के बाद भी सरकार बना लेते हैं। की वजह से ही सरकार बनाई जा रही है। आपके हाथ से छीन के बना लेते हैं, आपके ही हाथ से छीन के बना लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी कमजोरी देखिए, कहाँ कमी है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसी जासूसी प्रकरण के कारण इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। इनको लोग तो इनके साथ है नहीं, लेकिन परंपरा रही है। प्रणव की जासूसी कौन करा रहा था, उसकी स्पष्ट करिए सबसे पहले। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारें बनाई है, वो आज प्रकरण आपके सामने है। पूरा देश जान रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे कराते थे, देश को गुमराह कर रही थी। और आज जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इसके ऊपर। जी सर बोलें। आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जासूसी प्रकरण में पकड़ी गई है, इससे यही लगता है कि इसी वजह से इन्होंने सरकारें बनाई हैं। और इनको तो वोट किसी ने दिया नहीं, जनता इनके खिलाफ वोट करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि 22 करोड़ सिर्फ वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और आज 118 करोड़ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि आखिर आपने देश को इस जासूसी प्रकरण में क्यों डाला? आपने जिस चीज को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ,
जो लोग तस्करी करते हैं दवाइयों की उनके खिलाफ, और जो घोर अपराध करते हैं उसके खिलाफ इस एक्ट को यूज किया जाता था। आपने इसको विपक्ष के खिलाफ यूज किया है और इसी के तहत आपने देश के अंदर सरकारें बनाई हैं। ये आज पूरा देश जान चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तथ्य नहीं है देश को बताने के लिए, इसलिए आने वाले दिनों में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और बताएगी कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर आपने देश को गुमराह किया। चलिए, अच्छी बात है। आपसे हालांकि मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। राजीव सर, क्या आपको लगता है कि जो विचारधारा की बात जिस तरह से मैं कर रहा था कि जनता के मन में जनता के दिमाग में एक सेटअप बनता है कि ये किस विचारधारा को हम फॉलो अप कर रहे हैं, किस तरह से हमें कहाँ किसका विरोध करना है, किसका सपोर्ट करना है। और बीजेपी के साथ यही फायदा होता है कि बीजेपी एक अपना एजेंडा फिक्स लेके चलता है, अपनी विचारधारा एक साफ तौर पर लेके चलता है जिस पर लोग उनसे साथ जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह से एक जगह आप आपस में लड़ रहे हो, दूसरी जगह एक साथ कैसे आओगे और जनता उसको कैसे स्वीकार करेगी? बात तो कहीं हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी एक बात समझिए। गौरव जी अभी कह रहे थे कि हम राष्ट्रवादी हैं और आप लोग राष्ट्र विरोधी हो। जो विपक्ष में रहता है उनको गौरव जी राष्ट्रवादी राष्ट्र विरोधी की परिभाषा और प्रमाण पत्र बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक खूबी बहुत अच्छी है, 5 साल कोई कार्य करे ना करे, लास्ट ईयर में वो राष्ट्रवाद का परिभाषा, धर्मवाद का परिभाषा, जातिवाद का परिभाषा इतना गढ़ देते हैं जनता के जहन और दिमाग में, जिससे चुनाव जो है मुद्दों से हट करके और इन सब मुद्दों पे आ जाता है। और निश्चित तौर पे ये सफलता 2019 नहीं बल्कि दूसरे वाले चुनाव में 2019 का ही जो चुनाव हुआ पिछले बार, उसमें इसमें ये सफलता पाए हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा को इन्होंने पूरे भारत में भुनाया, भारत के सैनिकों के चित्र लगाए और न जाने क्या क्या करके कि हम इसके सबसे बड़े समर्थक और वो हैं। लेकिन गौरव जी ये नहीं बताते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी की जो नेता महबूबा होती हैं वो अफजल गुरु को शहीद मानती हैं और उनके साथ आप सत्ता बनाते हो, तो कितना राष्ट्रवादी वहां आपका उजागर होता है। ये बातें निश्चित तौर पे विपक्ष जनता के बीच में ले जाने में असफल हो जाता है दिनेश। ये बातें जनता के बीच में जिस ढंग से पहुंचाना चाहिए हमको, हम नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये बल मिल जाता है कि नहीं 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 यही सबसे बड़े राष्ट्रवादी है, सबसे बड़ी चीज है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने इस चीज को किया, भारत के अंदर इन्होंने इस चीज को किया और निश्चित तौर पर सफलता पाए। लेकिन गौरव जी, राष्ट्रवाद की परिभाषा ये थोड़ी ना कहलाती है कि जो आपके विचारों से मेल न खाए। भारत की जनता में अगर 125 करोड़ जनता में 40 करोड़ आपको पसंद करती है, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि 80 करोड़ आपको नहीं पसंद करती है, तब 80 करोड़ वो नहीं दिएगा। तो जो आंसू बहेगा इसको क्या बोला जाएगा? गौरव जी, देशभक्त बोला जाएगा? 370 की बहाली की जो मांग करेगा देशभक्त बोला जाएगा? ये बताइए। आपसे पाकिस्तान में जाकर के वोटों की भीख मांगेगा और कहेगा भारत में हमारी सरकार बनवा दो, उसे क्या देशभक्त बोला जाएगा? चीन में जाकर के समझौता करेगा, जनता के जहन में इतना भर दिया। भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 2 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 2 राज्यों के अंदर गोली चलती है, ऐसे जैसे कि सीमा विवाद पे हमारे साथ पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ गोली चलती है और भारत के प्रधानमंत्री का आज तक ट्वीट नहीं आता है। जरा बताइए तो देखिए, काम करेंगे अगर गौरव की गौरव के आसाम और मिजोरम दोनों में कहीं न कहीं आप ही की सरकार है और दोनों के अंदर कितने भारत हुआ, लेकिन आप दूसरे मुद्दे पे चलिए फरीद साहब एक टिप्पणी आपकी, अंतिम टिप्पणी। गौरव के पूजा करने वाले, सावरकर के पूजा करने वाले का हमला होता है 48 घंटे बाद है। इसकी परिभाषा अगर ना बतावें तो अच्छा। फरीद साहब, राजीव जी, फरीद साहब एक टिप्पणी आपकी। हमारे भाजपाई मित्रों की तो बात ये हो गई कि राष्ट्रवाद ये है कि जो भाजपा का सपोर्ट करता है वो राष्ट्रवादी है
और जो भाजपा के अगेंस्ट में वो देशद्रोही है। इनकी अजीब तरह की नीति है, देश को संभाल नहीं पाते हैं और जब कुछ देने की बात आती है तो लोगों को देशद्रोही बना देते हैं। बस बिन बुलाए पाकिस्तान जाके नवाज शरीफ के घर बिरयानी खा के चले आते हैं तो राष्ट्रवादी होते हैं, और जो यहाँ हम लोग बैठे रहते हैं देशद्रोही हो जाते हैं। इन लोगों की कथनी और कथनी में इतना ज्यादा फर्क है कि लोगों को इतना ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन देश की जनता ने समझ लिया है, अब इनके वो छाते में आने वाली नहीं है देश की जनता। तो देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि 2024 में मोदी जी को केंद्र से हटाना है, हटाना है, हटाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए। और ममता बनर्जी ने मिशन दिल्ली की तैयारी की है, सभी जो विपक्षी दल हैं उनको एकजुट करने की कोशिश की है और अभी से लग गई हैं, क्योंकि 2024 का भी सफर थोड़ा सा लंबा है और अब सफर में क्या कुछ उतार चढ़ाव आएंगे वो एक देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।